हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टीचिंग रोबोट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया क्लास 11 साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि 2019 में जो पेपर आया था उसे हम आज डिस्कस करेंगे। उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो हमें डिस्कस करना है। बाकी आपको कंप्लीट पेपर चाहिए, इसके स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.myteachingrobot.in पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कुछ आपको कांटेक्ट करना हो वो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जामिया क्लास 11 साइंस 2019 के। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू हुए थे, 21 टू 40 यानी 20 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे। तो जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो 21 टू 40। तो जो पहला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 21, की रूट एन इज एन इर्रेशनल नंबर इफ एन इज, चार ऑप्शन लिए, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर और ऑड नंबर। तो रूट एन इज एन इर्रेशनल नंबर। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है और हमें पता भी होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। यानी इर्रेशनल नंबर्स को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स यानी ऑप्शन ए 1 2 3 4। तो अगर n हम रूट 2 लेते हैं तो वो इरेशनल हो जाएगा, लेकिन अगर रूट 4 लेंगे तो वो रेशनल होगा, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड हम जाते हैं प्राइम नंबर्स। तो देखिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके कोई फैक्टर या तो सिर्फ 1 होगा या फिर वो खुद नंबर्स होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13। तो अगर इनका हम अंडर रूट लें, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, तो ये सारे इरेशनल होंगे, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन बी, प्राइम नंबर। सेकंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 जो था उस सीरीज में, वो था HCF ऑफ 616 एंड 32। HCF हमें पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम फैक्टर्स निकालें 616 और 32 के, और उसमें जो कॉमन फैक्टर है उससे हम HCF निकाल लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम जो इसमें से नंबर्स लें और उसे डिवाइड करना शुरू करें, यानी कि 616 को हम ऑप्शन ए यानी 32 से डिवाइड करें, तो हम देखेंगे ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। 32 से तो हो जाता 1, तो ऑप्शन ये ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है 616 को हम 8 से डिवाइड करें, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, और 32 भी 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन बी भी इस केस में 8 ही हमारा HCF है 616 और 32 का। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि px इज इक्वल टू 4 दिया है हमें। ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, तो पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, px इज इक्वल टू 4। तो px इज इक्वल टू 4 है। अब हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होगा। तो यहाँ पर हमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये देखना है कि 4 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कोई x का टर्म नहीं है, यानी ये x पर डिपेंडेंट नहीं है। तो px क्या है इस केस में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी हम x की कुछ भी वैल्यू लेते रहे हमेशा आंसर क्या रहेगा 4। तो चाहे हम p1 लें, p2 लें, p3 कुछ भी लें, वो हमेशा क्या रहेगा 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इस बार भी p है, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमें पता है हम किसे कहते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसपे क्या होता है, पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। यानी कि अगर हम इसे px कह दें इज इक्वल टू 3x माइनस 5, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब होगा, x जीरो तब कहलाएगा जब ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो जाए। तो सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो x हो जाएगा 5 अपॉन
3, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। 26 क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो हम देखेंगे क्या है ये, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर हमें याद हो, वो अगर इस फॉर्म में होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो कोफिशिएंट होते हैं x और y के, इनसे हम बता सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और दो लाइनों में यूनिक सॉल्यूशन अगर आ रहा है यानी लाइंस आपस में क्या है, इंटरसेक्ट है। तो ये लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यानी हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालनी है रूट्स, यानी 3x स्क्वायर माइनस 2 4 3 इज इक्वल टू 0। सिंपल एक सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म है और कुछ नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट इक्वेट करके भी निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू 2 4 3, एक्स स्क्वायर आ गया 81। तो ये देखिए जब एक्स स्क्वायर 81 तो यहाँ एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 9। हमने स्क्वायर रूट लिया एक्स निकालने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी यानी +9 और -9। हम चाहे +9 का स्क्वायर करें या -9 का, हमेशा क्या मिलेगा हमें, 81। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्लस माइनस 9। 28 क्वेश्चन है जो सीरीज में था। A quadratic equation is real and distinct roots if and only if। चार ऑप्शन है, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और नन। हमें याद होना चाहिए नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर नेचर ऑफ रूट्स अगर हम पढ़ें तो हमें पता था कि एक टर्म होता था डी, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी से हम बता सकते थे नेचर। तो हमारा पहला केस था कि डी ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स होंगी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट वन। सेकंड, डी लेस देन 0 तो क्या होगा, रूट्स होंगी रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल यानी इस बार क्या होगा, डिस्टिंक्ट नहीं होंगी, सेम होंगी दोनों रूट्स। और डी लेस देन 0 होगा तो हम कह सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल। सो अगर हम क्वेश्चन देखें हमसे क्या पूछा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी। 29 क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी इज दिस। यानी कि हमें एक एपी गिवन है जो कि शुरू हो रहा है 7 से। फर्स्ट टर्म उसका 7 है, फिर 10 13 ऐसे कंटिन्यू है 34 तक। कितने इसमें टर्म्स आएंगे ये बताना है। तो हमें पता है nth टर्म का हम फार्मूला लगाएंगे। nth टर्म ऑफ AP होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने ये मान लिया 34 जो है ये an टर्म है, nth टर्म है यानी। तो 34 a इस फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये 7, n हमें पता करना है और d कॉमन डिफरेंस। तो हम देख सकते हैं 10 और 7 है, तो 10 माइनस 7 इज 3, 13 माइनस 10 हम देखेंगे 3। तो ये सब कॉमन डिफरेंस है 3।
से हम सॉल्व करें तो 34 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 n माइनस 1, ये हो गया 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये 9 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू 10। इसे p का 34 जो होगा कौन सा टर्म होगा, 10th टर्म। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ये 4 ऑप्शन है और हमसे पूछा है कि सम कितना होगा इसका। तो ये हमारा बिल्कुल सम का फार्मूला होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n की वैल्यू हम चेंज करते हैं ना, उसके हिसाब से हमें सम मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा 100, तो n की वैल्यू हमें रखनी है 100, तो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर एस 100 हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी ये इक्वल टू हो गया 100 इंटू 100 1 डिवाइडेड बाई 2। हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 50, तो 50 इंटू 101 इज 5050। तो हम ऑप्शन में देखें तो हमें ऑप्शन बी दिख रहा है 5050, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। 31 मिड पॉइंट, तो अब हमें क्या दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ए एंड बी, यानी ए पॉइंट हम ये मान लेते हैं और बी दिस वन। इसके कोऑर्डिनेट हैं 3,5, बी के कोऑर्डिनेट हैं 11,15। इसके बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं पी, इसका मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। तो डायरेक्ट हमें पता है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी 2 गिवन पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट को सम करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो जो बीच में जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ डायरेक्ट हमें गिवन है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस 11 डिवाइड बाई 2। x के कोऑर्डिनेट हमने लिए 3 और 11, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा p का 14/2 7, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 प्लस 15 अपॉन 2, यानी y आने चाहिए इसमें 10। तो p के जो कोऑर्डिनेट है वो है 7,10। बट यहाँ पर हमें ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा, हो सकता है इसमें मिस प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ हुई हो, तो हम ऑप्शन जो लिखेंगे वो 7,10। 32nd क्वेश्चन, यानी मैथ्स का 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द पॉइंट्स लाइज इन द थर्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड है, हमें पता है कोऑर्डिनेट्स हम जब ड्रॉ करते हैं तो ये x एक्सिस होता है, ये y होता है, यहाँ पर x पॉजिटिव, y जब ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, x राइट साइड पॉजिटिव, जब x पे लेफ्ट साइड जाते हैं तो निगेटिव, और जब y पे डाउन जाते हैं तो निगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों निगेटिव, x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं x पॉजिटिव और y निगेटिव। विच ऑफ द पॉइंट लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड में दोनों निगेटिव होने चाहिए, यानी ऑप्शन डी -4 -3 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। 33rd क्वेश्चन हम अगर हम देखें, BC² + AC² इज इक्वल टू AB², राइट एंगल। तो राइट एंगल में हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू जो अदर साइड्स हैं उनके स्क्वायर के बराबर होगा। कोई भी अगर हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है, ये मान लीजिए साइड है और ये अदर साइड है, हम ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ हमें दिया BC² + AC² इज इक्वल टू AB², यानी हाइपोटेन्यूज क्या है, AB,
तो जो भी अदर साइड होगी, जो भी अदर वर्टिसेस है वो हमेशा क्या होगा, सी, क्योंकि ए और बी दोनों कहाँ यूज हो गए, हाइपोटेन्यूज में। चाहे हम इसे ए बी कहें, या इसको अगर हम ए लेते, इस साइड इस वर्टेक्स को बी लेते, तब भी ये क्या होता है, सी। ये 90 डिग्री यहाँ पर। तो राइट एंगल जो होगा वो हमेशा कौन सा वर्टिसेस पे होगा, सी पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सी। 34 क्वेश्चन है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन विल बी, क्या रिलेशन होगी उसकी थर्ड से। तो ये हमें अगर याद हो, ये हमारे 9th क्लास का चैप्टर है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम पढ़ते थे पीपीटी, या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो डायरेक्ट थेल्स थ्योरम पे क्वेश्चन है, अगर ये ए बी सी तीन साइड्स है ट्राइंगल की, और लाइन डिवाइड कर रही है एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड को हम ले सकते हैं इन द सेम रेशियो। मान लीजिए ई और एफ पर आ गई, और ये रेशियो क्या है, सेम है, यानी ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये साइड यानी ई एफ विल बी पैरेलल टू बी सी। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी ये क्या होगी, पैरेलल होनी चाहिए थर्ड साइड। 35th क्वेश्चन है, इफ a line intersect a circle in only one and one point। तो बिल्कुल बेसिक आपसे डेफिनेशन पूछी गई है कि कोई भी लाइन अगर किसी सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है, तो हमें पता है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। दिस इज अ टेंजेंट टू दिस सर्किल। तो हमारा ऑप्शन है होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंजेंट। नॉर्मल जो होती है, नॉर्मल क्या होता है, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल, और कॉर्ड क्या होता है, सर्किल के अंदर की कोई लाइन होती है, ये होती है कॉर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, टेंजेंट। हम उस लाइन को कहेंगे टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं हम, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। कह रहा है अगर दो सर्किल हैं, एक हमने स्मॉल सर्किल ले लिया और एक बिग सर्किल ले लिया, ये दोनों एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, टच एक्सटर्नली, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट अभी हमने पढ़ा था जो वो लाइन जो कि सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। हम अगर इसको इस तरीके से ड्रॉ करने, टच करते हुए, ये एक टेंजेंट और एक टेंजेंट हमें समझ में आ रहा है वो किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। तो आपको टेंजेंट 1 मिल गया, टेंजेंट 2 मिल गया, लेकिन इसमें एक टेंजेंट और है, वो किस पॉइंट पे आएगी, ये दोनों मान लीजिए सी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो ये कॉमन टेंजेंट ऐसी होगी जो सी पॉइंट पे टच करती हुई जाएगी। दिस विल बी टेंजेंट नंबर 3। तो इस केस में क्या होगा, तीन टेंजेंट्स हमें मिलेंगे, कॉमन टेंजेंट, देयर विल बी 3 कॉमन टेंजेंट। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। 37th हमें क्वेश्चन में दिया है, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2 और कॉस थीटा 2 है 1/2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू पूछी है। डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में हमें पता है कि 1/2 टेबल में आता है, जो हमने टेबल पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और एक था 45 डिग्री। इन 5 एंगल्स की भी हमें टेबल थी। अगर हम उस टेबल से याद करें तो हमें मिलेगा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो हम हाफ को लिख सकते हैं साइन थीटा 1, साइन से साइन हट जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी थीटा 1 पहला जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 डिग्री। इसी तरीके से हम कॉस की टेबल में आएंगे, तो कॉस की टेबल में हमें हाफ मिलेगा 60 डिग्री पर, तो कॉस 60 डिग्री।
यानी θ2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 60 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे पूछा θ1 प्लस θ2, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 30 प्लस 60 इज 90 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वैल्यू पूछी है टेन थीटा की। तो हमें इसमें क्या करना होगा, एक राइट एंगल हम ट्रायंगल बनाएंगे। इस एंगल को हम एज्यूम कर रहे हैं थीटा, तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर साइड अपोजिट टू थीटा डिवाइड बाय लॉन्गेस्ट साइड। तो a अपॉन बी यानी कि a होगा दिस साइड और b होगी ये दिस साइड। अब हमें थर्ड साइड निकालनी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। मान लिए ये है a, ये है b, ये है c, तो ये हो जाएगा ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा ab स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, हम इसमें से अगर डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ab स्क्वायर विल बी इक्वल टू ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से ab की वैल्यू आ गई अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ab की वैल्यू है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमें चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा हमें पता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि साइड अपोजिट a अपॉन बेस यानी साइड एडजेसेंट टू थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम ऑप्शन में देखें कहाँ है ऑप्शन, ये a अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 39 में हमें दिया है एट अ पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ 15 मीटर हाई हाउस, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप हाउस। चार ऑप्शन है। क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ रहा है ये किसका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की हमें एप्लीकेशन है। तो हम ये हाउस बनाएंगे, दिस इज विल बी 15 मीटर, ये हमारा हाउस है जो क्वेश्चन में दिया है। इसको हम मान लेते हैं ए बी एट अ पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम बेस, तो इसकी बेस से 15 मीटर अवे ये पॉइंट है P, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हाउस यानी ये थीटा। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है, तो हम देखते हैं कि थीटा और इस दो साइड्स को रिलेट करना है। तो ये थीटा के लिए ये साइड परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस। तो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम ले तो ये इक्वल टू होगा टेन थीटा। तो 15 अपॉन 15 इक्वल टू टेन थीटा, यानी टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1। और हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट याद भी होना चाहिए कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो थीटा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा 45 डिग्री। और ये हमारा जामिया 2009 क्लास 11 साइंस का लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। 20 क्वेश्चन आते हैं तो हम 20th क्वेश्चन पे पहुंच गए। इसमें पूछा क्या है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। हमें याद होना चाहिए कि अगर कोई सर्किल है उसका हमें एरिया निकालना है किसी सेक्टर का, यानी इसका पोर्शन, और इसके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। रेडियस इज आर ले लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम ये देख सकते हैं ऑप्शन इज बी, इसमें डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए 20 क्वेश्चंस। आप इसका अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट क्या है,
तो आप हमारे जो वीडियोस हैं उसे आप देखें, इसमें हमने क्लासेस, पूरी डिटेल क्लासेस भी डाल रखी हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, जो भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगी आप तक पहुंच जाएंगी। तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है माई टीचिंग रोबोट का, उसमें आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेटेस्ट वीडियोस मिल सकती हैं, और इसका हम सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी रख देंगे, तो उस पर आप जाकर क्लिक करके वेरीफाई